हाँ, तो शुरू करते हैं हम अपना सिलेक्शन का प्रोसेस। तो सिंपल लिखते हैं स्टाफिंग के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो इजी सा ही प्रोसेस है, बिकॉज अगर आपको कहीं पे भी किसी भी क्राइटेरिया को मीट करना है और आप चाहते हो कि आपके पास एक बेस्ट कैंडिडेट आ जाए जो हमारे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, तो उसके लिए कंप्लीट प्रोसेस तो होना ही चाहिए। अब इशू ये है कि कई बच्चों को लगता है ये इतना बड़ा प्रोसेस क्या एज इट इज सारी कंपनीज अप्लाई करती हैं। तो द आंसर इज कि इन रियलिटी जब आप सिलेक्शन करते हो तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स कई चीजें मॉडिफाई कर ली जाती हैं। फिर देखा जाता है कि जिस पोस्ट के लिए आप हायर कर रहे हो क्या पता उसमें एक आध स्टेप ऐड करना पड़े, हो सकता है एक आध स्टेप की जरूरत नहीं, उसको छोड़ सकते हैं। तो दैट माइट बी डिफरेंट, बट स्टिल जो हम पढ़ रहे हैं वो एक बड़ा स्टैंडर्डाइज सा पैटर्न है जिसमें हम सब कुछ कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब इसमें क्या लॉजिक है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि आप ये देखना चाहते हो कि जितने भी एप्लीकेशंस आपके पास आए थे उनमें से कौन सी एप्लीकेशंस ऐसी है जो हमारी जॉब क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, मीट करती हैं, या जो नहीं करती है। दैट मीन्स यहाँ पे आप एम्प्लॉय से कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहे हो। आपके पास सिर्फ क्या हुआ था? रिक्रूटमेंट स्टेप। तो रिक्रूटमेंट स्टेप पे लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आपके पास ढेर लगा होगा एप्लीकेशन के फॉर्म का। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है उन एप्लीकेशन फॉर्म्स के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी उन्होंने डिटेल्स फिल करके भेजी हैं उनके फॉर्म के बेसिस पे आप चेक कर लो क्या वो मैचिंग एम्प्लॉय बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर आपको लगता है ही इज फिट फॉर द जॉब, बुला लो। अगर आपको लगता है नहीं ही इज अनफिट या फिर मैच नहीं करता क्राइटेरिया को, जस्ट सिंपली रिजेक्टेड। बिकॉज आप आगे अपना टाइम क्यों वेस्ट करना चाहोगे? तो कुछ बच्चे पूछते भी हैं कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग से फायदा क्या मिला, हमने उससे बात भी नहीं करी, देखा तक नहीं उसको। तो मैंने कहा किसी ऐसे इंसान को देख के या टाइम बर्बाद करके क्या फायदा जो हमारी कंपनी का क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर रहा। मान लो मुझे एक सीनियर अकाउंटेंट की तलाश है। किसकी है? सीनियर अकाउंटेंट की। अब मैंने क्राइटेरिया सेट करा है कि मुझे कम से कम 4 साल एक्सपीरियंस एम्प्लॉय चाहिए, क्योंकि सीनियर अकाउंटेंट में किसी ऐसे को नहीं बना सकता कि जो फ्रेशर हो। तो आई वांट समबडी हु एटलीस्ट 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी हम उसको हायर करेंगे। सम फ्रेशर इज अप्लाइंग फॉर द जॉब, ऑब्वियसली आई कांट पुट अ फ्रेशर एट द पोस्ट ऑफ अ सीनियर अकाउंटेंट। तो वो मेरे लिए अनफिट कैंडिडेट है, मैं उसको एंटरटेन नहीं करूंगा, मैं पहले उसको सिंपली रिजेक्ट कर दूंगा। समझ में आया? तो आपने जो स्क्रीनिंग कर रही है वो बहुत हेल्पफुल होती है कि आपका बर्डन, आपके टाइम की, एफर्ट्स की जो वेस्टेज होने वाली है वो काफी बचा लेता है। समझ में आ गया? तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें एक लाइन क्या लिखनी है यहां पे? आप ऑन द बेसिस ऑफ क्या करने वाले हो? ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी उसने एप्लीकेशन आपको भेजी थी उस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे चेक कर लो। आपने लिखा है कि कोई क्राइटेरिया है कि हमें मेल कैंडिडेट ही चाहिए या फीमेल कैंडिडेट ही चाहिए और किसी ऑपोजिट जेंडर ने अप्लाई कर रखा है तो ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू टेक इट। तो ये ऐसा आ जाता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो स्क्रीनिंग तो हो गई, इसके बाद जितने भी बचे वो फिट है, आ सकते हैं, तो आके पहले उनको फिल्टर कर दो। कैसे? टेस्ट ले लो सबका, नॉलेज चेक करो, अगर लायक होगा तब 1-on-1 कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लोगों को लगता है सर टेस्ट पहले को ले रहे हो, पहले इंटरव्यू ले लो। इंटरव्यू 1-on-1 कम्युनिकेशन करनी है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। व्हाट वी शुड डू फर्स्ट, हम क्यों ना पहले उसका एक टेक्निकल एनालिसिस का टेस्ट ले लेते, कि उसकी स्किल्स परफेक्ट है भी या नहीं है। जिस जॉब के लिए हायर कर रहे हैं देखते हैं उसके लिए वो रेडी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे सिलेक्शन टेस्ट। क्या आ गया बच्चा? सिलेक्शन टेस्ट। अब टेस्ट एक नहीं होता, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो देखो कौन कौन से टेस्ट लेंगे हम। पहला, सबसे पहले हम उसका आईक्यू चेक करेंगे। आईक्यू चेक करने का जो टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस
टेस्ट। मैं लिख देता हूँ, इसका टेस्ट का नाम क्या हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या चेक होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट में चेक होता है कि सामने वाले की रीजनिंग पावर कितनी अच्छी है, उसकी मेमोरी कितनी अच्छी है, वो लॉजिकल सोचता है या नहीं सोचता, हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, कई बार देखोगे ना, कोई क्विज वगैरह देखे होंगे आपने, कभी कोई आईक्यू टेस्ट लिया भी होगा ऑनलाइन, तो उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस या फिर रिडल्स दे देते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ भी सामने वाले की रीजनिंग पावर या मेमोरी या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसी है। ठीक है, बी। इसके बाद क्या चेक करोगे, इसके बाद हम ट्रेड टेस्ट ले लेते हैं। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करना कि जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी शार्प है। एग्जांपल ले लो, आई वांट टू हायर अ टाइपिस्ट, मुझे कंपनी के अंदर टाइपिस्ट की जरूरत है, तो जो टाइपिस्ट होता है उसका ट्रेड टेस्ट बड़ा जरूरी हो जाएगा। क्यों, मैं चेक करना चाहूंगा उसकी स्पीड कितनी अच्छी है, टाइपिंग स्पीड चेक करूंगा, टाइपिंग की एक्यूरेसी भी चेक होती है। तो व्हाट आई डू, मैं उसको एक टेस्ट के लिए क्या दूंगा, एक पैराग्राफ या एक पेज या 2 पेज टाइप करने के लिए दे सकता हूँ, वो टाइप करेगा, हम रिकॉर्ड करके देख लेंगे भाई उसकी टाइपिंग स्पीड मैच करती है हमारी रिक्वायरमेंट को या नहीं। तो स्पीड टेस्ट ले लो उसका, दैट विल बी द ट्रेड टेस्ट। ऐसे ही एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, कि लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करता है। व्हाट इज एप्टीट्यूड, पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। तो ठीक है, इंसान आज तो बड़ा अच्छा काम कर लेता है, उसको आता है, लेकिन बस ये देखो कि रटा रटाया ज्ञान ही उसके पास है। अगर हम उसको कुछ नया अपडेटेड चीज सिखाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो उसको कितनी जल्दी समझता है, कितनी क्विकली वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाता है, दैट शोज द एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन। कई लोग स्लो होते हैं, बातें जल्दी नहीं समझ पाते, थोड़ा धीरे धीरे उसको प्रोसेस करते हैं। हमारे को कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो बहुत डायनेमिक हो, जो जल्दी समझ रहा हो, तो फिर ऐसी पोस्ट पे उसको हायर नहीं कर सकते, किसी और पोस्ट पे रख सकते हैं। तो हर इंसान की ना वो पोस्ट की क्वालिफिकेशन जो होती है वो अलग होती है, पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, तो आपको देख के रखना है कि आपका बेस्ट कैंडिडेट है। डी पार्ट ले लेते हैं, इंटेलिजेंस पता है, ट्रेड पता है, एप्टीट्यूड पता है। अब आप एक काम करो, उसकी पर्सनालिटी भी चेक करो। अब यहाँ लोगों को लगता है अच्छा वो बन ठन के आएगा, उसको ये देखे कि कैसा दिखता है, लुक्स नहीं। यहाँ पर्सनालिटी का मतलब आपकी मेंटल मैच्योरिटी है, आपका इमोशनल क्वेश्चन है। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब होता है आप कितना मेंटली स्ट्रांग हो। कई लोग होते हैं जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके के नहीं होते, हमें कैसे पता लगेगा, हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं, केस स्टडीज दे सकते हैं आपको, फिर हम आपसे पूछेंगे आपका रिएक्शन इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। वी कैन गेट टू नो कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा करोगे, तो मुझे पता लग जाएगा आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो या नहीं हो। या फिर कई लोग होते हैं जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिससे पता लग जाता है कि वो कितना रिएक्शन दे रहा है। अगर वो चीज़ों को बड़े सोफिस्टिकेटेडली आप बोल सकते हो मैच्योरली हैंडल करता है, नहीं एकदम से रिएक्ट करता है, इसका मतलब पर्सन थोड़ा स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है। तो हमें सिर्फ फिजिकल स्ट्रांग नहीं चाहिए, हमें मेंटली स्ट्रांग भी चाहिए, जो अलग अलग सिचुएशंस में प्रेशर आने पे कंपनी में हार ना माने, गिव अप ना करे, काम करे। कई लोग होते हैं जैसे ज्यादा प्रेशर आएगा हम छोड़ रहे हैं, आदमी वो इंसान मेंटली इतना मैच्योर नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कंपनी के लॉन्ग टर्म काम आ सके, हम उस पर रिलाई कर सके, भरोसे का इंसान तो वही होगा ना। तो पर्सनालिटी टेस्ट में आप वो चेक कर सकते हो। तो आपका आप कह सकते हो रिएक्शंस टू डिफरेंट सिचुएशन, ये आप देख सकते हो। आप उसका इमोशनल क्वेश्चन चेक कर सकते हो। ठीक है, EQ हो गया, जैसे ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है IQ, ये क्या होता है इमोशनल क्वेश्चन EQ। लास्ट आप उसका इंटरेस्ट टेस्ट ले लो। मैंने स्टार्टिंग ही कहां से करी थी, भाई स्टाफिंग का काम क्या होता है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो इंटरेस्ट टेस्ट से ये पता लग जाएगा कि क्या वो सही क्राइटेरिया मीट कर रहा है या नहीं। रीजन पता क्या होता है, कभी कभी आपकी नॉर्मल जो क्वालिफिकेशंस है
उसके लिए आप एलिजिबल हो एक पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, आपने कर दिया, बट आप मन मार के वो काम करना चाहते हो, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबी किसी और चीज में है, तो हो सकता है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से सिलेक्ट तो हो जाओ, बट आप इतना अच्छा एम्प्लॉय फ्यूचर में प्रूव नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप कहीं और इंटरेस्ट कैरी करते हो। तो कंपनी में पूछा जाता है कि आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इससे कंपनी को ना ये भी एडवांटेज मिलता है कि कल को हम आपको और कहाँ यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें आज ही इंटरेस्ट इसका काम आएगा, बट अगर हमें एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट वगैरह का पता होगा तो कल को ये हो सकता है कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग वेंचर्स में कंपनी यूज कर सकती है कि मुझे पता है इस बंदे के पास ये भी क्रिएटिव साइड थी। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को क्रिएटिव चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो हो सकता है अभी आप किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, बट आपके पास एक अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अलग से स्किल्स है, कोई क्रिएटिव टैलेंट है आपका, हम कल को आगे जाके उसको यूज कर सकते हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो ये देख लेना चाहिए। ठीक है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। इसमें आपके मान लो आप हॉबी वगैरह पूछ लो, एरियाज वेयर द पर्सन शो द स्पेशल लाइकिंग्स, क्या बोलोगे इसको? इंटरेस्ट है इसको, एरियाज इन विच अ कैंडिडेट और पर्सन शो स्पेशल लाइकिंग्स, ये यहां आ गया। इतने सब के बाद जो सब में से क्लियर हो जाए उसको बुलाते हैं और आके बोलते हैं कि आ जाओ आपका इंटरव्यू लेंगे, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब ये तो हमें पता है कि इंटरव्यू में कॉन्वर्सेशन होने वाली है, बट कॉन्वर्सेशन कैसी होगी, फॉर्मल या इनफॉर्मल? तो याद रखना ये एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, किसके बीच में होगी? एक इंटरव्यूअर और दूसरा इंटरव्यूई, इन दोनों के बीच की कम्युनिकेशन है ये। अच्छा, मजे की बात ये है कि इसमें क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यूअर, ठीक है, और इंटरव्यू हैज टू आंसर। इसमें एक बेनिफिट आपको और मिलता है, आप सामने वाले की कम्युनिकेशन स्किल्स भी जज कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है, यहां से ओवरऑल बाकी तो पता लग चुका है, बट जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, ये कहां पे देखा जाता है? इंटरव्यू में। बट आपको सीख के जाते हैं लोग, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, हाउ टू अपियर फॉर एन इंटरव्यू। कई लोग बहुत इसको लेके नर्वस होते हैं, है क्या यार, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही तो करनी है, बट स्टिल हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू सिट, ये सब सीख के जाते हैं ताकि कोई गलत इंप्रेशन ना छोड़ दे, बिकॉज सामने वाला आपको जानता नहीं है, आपको जानने की कोशिश कर रहा है। तो आप उस 5 या 10 मिनट की मीटिंग में जैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, वैसे ही सामने वाला आपकी इमेज बनाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हाँ, तो ये बहुत ध्यान से करना चाहिए। चलो, इसके बाद करते हैं आगे, जिसका इंटरव्यू भी क्लियर होगा उसका कर दो रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक। अब आप बोलो ये क्या है? देखो, किसी पे भरोसा भी ऐसे करते ही नहीं है कंपनी, इतनी जल्दी हम रिलाई कैसे कर दे? आपने मेरी कंपनी में अप्लाई करा, आपने बोला जी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से फर्स्ट रैंक ग्रेड पास हूं, मैंने वहां से इस ईयर में ग्रेजुएशन करी थी, वेरी गुड, 3 साल मैंने उस कंपनी में जॉब भी करी थी, मैं एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हूं, आ गए। मैं कैसे मान लूं कि सर्टिफिकेट जेन्युइन है? अगर आपको लगता है, आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका एक रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक, मतलब आप एक वेरिफिकेशन कर सकते हो कि उसकी इंफॉर्मेशन जो उसने प्रोवाइड करी है अभी तक, वो सब सच है या झूठ है। अब लोग कहते हैं सर रेफरेंस बैकग्राउंड चेक कहाँ से करेंगे? जो पुराने आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या डीन है वहां से बात कर सकते हो, कॉलेज में कांटेक्ट करके। आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर है तो आप उस कंपनी में कांटेक्ट करके मेल भेज के ऑफिशियली पूछ सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं कि सामने वाला नहीं बताएगा, बता देते हैं, दैट्स फॉर्मल कन्वर्सेशन। कोई आती है तो फॉर्मल ऑब्लिगेशन बता देते हैं, कल को उनको भी किसी की जरूरत पड़ेगी तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चल जाता है। ठीक है, तो कोई भी नॉन पर्सन जो आपके बारे में जानता हो बट आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हम उनसे आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो आगे देखो, व्हाट डू वी हैव इन फिफ्थ वन? रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में ये तो पता चल गया कि इंफॉर्मेशन क्या है। अब आपको ये पता है कि हाँ यार ये बंदा तो ऑनेस्ट निकला, सब कुछ सही है। अब अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लो।
कि आप किसको शॉर्टलिस्ट करना चाहते हो। जो शॉर्टलिस्ट करते हो ना एम्प्लॉइज को, उसको बोलते हैं सिलेक्शन डिसीजन। कि आपको जो आपके बेस्ट लग रहे थे उनको आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया कैंडिडेट्स को, तो आपने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया कि यार इन दो में से ही कोई एक होगा या जो भी है। आप चाहो तो कंसर्न मैनेजर का ओपिनियन भी पूछ सकते हो लेटर स्टेज पे। तो ये आपका सिलेक्शन डिसीजन अब बन चुका है। लेकिन कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिसमें आपको थोड़ा मेडिकली फिट इंसान चाहिए, यानी कि फिजिकली डिमांडिंग भी कुछ जॉब्स होती हैं जिसमें बहुत टायरिंग या कुछ ऐसा काम है जो फील्ड वर्क है, कुछ ऐसा है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उनका एक मेडिकल चेकअप या एग्जामिनेशन करवा सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि सब में कराओ, बट ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी पोस्ट ऐसी है कि आपको करवा लेना चाहिए तो गेट इट डन। इससे आप फ्यूचर प्रूफ हो जाते हो। कल को कुछ हो गया उसको तो हमारे पे एलिगेशन आएंगे। जैसे मान लो प्रोडक्शन फैक्ट्री के लिए आप किसी को हायर कर रहे हो, फर्नेसेस में काफी हीटिंग या हीटेड टेम्परेचर में आप काम करवाते हो, कोई एस्थमा पेशेंट है वो उस टेम्परेचर में काम करेगा तो उसकी जान के लिए खतरा है। कई बार तो अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में लोग आ जाते हैं कि हम करने के लिए तैयार है, रिस्क ले रहे हैं। आप तो रिस्क ले रहे हो, कंपनी ऑब्लिगेशन में आ सकती है। तो कंपनी पहले ही मेडिकल सर्टिफिकेट मांग लेगी, भैया फिट हो तो आ जाओ, नहीं तो फिर सॉरी। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 7th। अब आपको मेडिकली भी फिट लग गया हो, सारे क्राइटेरिया जस्टिस। अब एक काम करते हैं, हम उसको देते हैं अपना सीधा सीधा जॉब का ऑफर कि भाई कल से आ जा, परसों से आ जा, या नेक्स्ट वीक से ज्वाइनिंग कर ले। तो हमने उसको ऑफर दे दिया। बच्चे कहते सीधा कॉन्ट्रैक्ट करो ना उसके साथ, ऐसे कैसे कर ले। हमने अप्लाई करने के लिए उसको बोला, उसने अप्लाई किया, हमने क्राइटेरिया चेक करा, माइंडसेट प्रिपेयर करा, ये हमें जच गया। अब हम उसको जॉब ऑफर करेंगे, क्या भाई इस सैलरी पे, इस पोस्ट पे, इस डेट से आने के लिए रेडी है। अब वो अपना मूड बताएगा कि हाँ जी इस सैलरी पे, इस बात, इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैं एग्री करता हूं या नहीं करता हूं। उससे पूछो कबूल है, तो वो भी तो आगे से बोलेगा ना कबूल है या नहीं है। तो जबरदस्ती तो करोगे नहीं। तो जॉब ऑफर में सिर्फ आप उसको ऑफर दे रहे हो, एप्लीकेशन उसको डेट बता सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी, या जो भी ऑफर लेटर है आपकी यहाँ पे ले सकते हो, ऑफर लेटर दे देते हैं उसको। लेकिन द मूवमेंट वो हमारे पास ज्वाइन कराएगा, ये ज्वाइन करता है कंपनी में, हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या भला है, तो अब इसको ऐसे मान के चलो यार कि एक कंपनी के अंदर ना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बड़ी जरूरी चीज हो गई है। पहले इतना ध्यान नहीं देते थे, बट आजकल कंपनी इसको बहुत केयरफुली लेके चलती है, बिकॉज डेमोक्रेटिक राइट हमारे वर्कर्स के भी बहुत सारे होते हैं। अगर एम्प्लॉइज के डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करोगे तो अच्छी पे ना मिलने पे, या प्रॉपरली अगर आपने उसको नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए नहीं दिया था, अचानक से बोल दो कल से मत आइए, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है, उसके भी कुछ राइट्स हैं। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही लिख लेते हैं कि उसकी सैलरी कितनी है, क्या पोस्ट है, ठीक है, कितने साल का टेन्योर है। कैसे आज की डेट में कंपनीज ना बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट से लेती हैं। कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, आपके कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, आपको जॉब दे देते हैं। अब वो फ्रेशर्स को ले रहे हैं, काम सिखाएंगे, आपको उस लायक बनाएंगे, तो वो भी तो चाहेंगे कुछ क्राइटेरिया आप हमारे पास काम करो। तो वो क्या करते हैं, 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बिफोर दैट टाइम पीरियड आप छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ने की कोशिश करोगे तो कंपनी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो कई बार कई कंपनी जैसे क्लॉज साइन करा लेती हैं, तो चेक करो कि उस क्लॉज में कुछ ऐसा है नहीं है। तो जो भी टर्म्स कंडीशन है, टेन्योर के, जॉब ऑफर, आपके सैलरी के, आपके पोस्ट के, जो भी है ड्यूटीज जो भी है, सब लिखवा के साइन करवा। अब फ्यूचर में अगर कोई झगड़ा या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रेफर कर लेंगे, आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, आप ऑलरेडी इस बात से वाकिफ थे। ऐसा नहीं है कि हमने अचानक से रूल बदल दिया। तो दिस इज जस्ट टू कीप इट फेयर, दोनों के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, इंटायरली डन हो गया। तो यहां जाके सिलेक्शन डन होती है। ये सिलेक्शन डिसीजन पे बात खत्म नहीं होती है, ये करने के बाद ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेना चाहिए, फ्यूचर प्रूफ हो जाओगे आप। ठीक है,
तो अब जरा चेक करो दोबारा से, इस सिलेक्शन के प्रोसेस में कितने स्टेप्स आए? 8। फर्स्ट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, मेन काम शुरू करने से पहले ही फॉर्म चेक कर लिया। सेकंड सिलेक्शन के टेस्ट ले लो, अलग अलग क्राइटेरिया पे चेक करो, ठीक है। और थर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाओ, उसका इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में अच्छा लगेगा तो उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक कर लेना, सब कुछ ठीक है तो सिलेक्शन डिसीजन बना सकते हो, शॉर्टलिस्ट कर लो उसको। सिलेक्शन डिसीजन के बाद मेडिकली चेक कर लो कि सब कुछ फिट एंड फाइन है, कोई कल को हमारे पे ऑब्लिगेशन आ जाए। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद बिल्कुल आपको अच्छा लगता है तो दे दो जॉब ऑफर। वो आगे से अगर खुश है तो क्या देगा? कबूल करेगा, एग्री करेगा तो क्या कर लोगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसका कोड क्या याद रखना है? ठीक है, हाँ जी। तो अब हम क्या याद रखेंगे? हम यहां से शुरू करेंगे। पी से क्या बन गया? नहीं, पी से क्या बन गया? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। एस से क्या बना? सिलेक्शन टेस्ट। ई से बना एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। आर से बना रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। एस से बना सिलेक्शन डिसीजन, ये कुछ नहीं है। एम से क्या बना? मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हम ऐसे याद रखेंगे, प्रियंका से रणवीर सिंह बोला मत जा छोड़ के। और इसमें तुम्हारा पूरा का पूरा स्टाफिंग का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस था वो हो गया कंप्लीट। ठीक है जी। तो एक बार जाते जाते फिर से बता दो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। प्रियंका से रणवीर सिंह बोला मत जा छोड़ के। पी फॉर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, आगे एस फॉर सिलेक्शन टेस्ट, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, आर से रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन का डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो।